गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे इस प्यारे इस चैनल बायो वाला में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उम्मीद है आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर लिया होगा, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी। उससे बाहर नीट या बोर्ड में कोई सवाल नहीं आएगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक आम आदमी के लिए भी और एक बायोलॉजी स्टूडेंट है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और एक नॉर्मल आदमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैं बहुत अच्छे से एक लाइन एनसीईआरटी की आपको क्लियर करा दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए भी और बोर्ड के एस्पेक्ट से भी, तो अच्छे से देखिए, एक लाइन समझ के पढ़िए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू के अकॉर्डिंग एक हेल्दी आदमी कौन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मीन्स अ टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली। तो WHO क्या कह रहा है कि एक हेल्दी आदमी कौन होना चाहिए, जो कि फिजिकली हेल्दी हो, इमोशनली हेल्दी हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, सोशली हेल्दी हो, सोशली एक्टिव हो। इन चार चीज़ों में जो आदमी अच्छा होगा, हेल्दी होगा, अच्छा होगा, उसे ही रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। तो WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली। जो इन चारों चीज़ों में हेल्दी होगा वही रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहा जाएगा। उसी आदमी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी आदमी कहेंगे। देयरफॉर सोसाइटी विथ पीपल्स हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो जो सोसाइटी में जो आदमी के फिजिकल और फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शन बिल्कुल ठीक प्रॉपर काम कर रहे हैं और वो बिहेवियरली इंटरेक्शन अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ, बिहेवियर और सोशली ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, मतलब सेक्स की जैसे नॉर्मल आदमी एक डिस्कशन करते हैं आदमी, तो उस बारे में अगर वो डिस्कशंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस आदमी को नॉर्मली रिप्रोडक्टिव हेल्दी आदमी कहा जा रहा। तो क्या कहा डब्ल्यू एच ओ ने कहा फिजिकली आदमी फिट होना चाहिए हेल्दी, इमोशनली अच्छा होना चाहिए, फिट होना चाहिए हेल्दी, बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, सोशली एक्टिव होना चाहिए। इन चारों चीज़ों में जो आदमी हेल्दी होगा, कि वो सोशली अच्छा हो, सोशली इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो, या बिहेवियर उसका सही हो बिल्कुल इन सब चीज़ के बारे में, तो वो आदमी हेल्दी आदमी कहा जाएगा। कौन हेल्दी आदमी कहा जाएगा? जो कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशली हेल्दी होगा। देयरफॉर सोसाइटी विद पीपल फिजिकल एंड फंक्शनली नॉर्मल, जो पीपल के फिजिकल और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन प्रॉपर कर रहे हैं और वो इमोशनली और बिहेवियरली नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो उन आदमियों को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। अब आइए आगे से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो उसे रोकने के लिए, तो हम उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उसे रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले लॉन्च किया इंडिया ने। इंडिया पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या और रिप्रोडक्टिव हेल्दी आदमी को मेंटेन करने के लिए, कि आज जनसंख्या भी कम रहे और आदमी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, वो किया इंडिया ने इन 1951। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। तो इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया नेशनल लेवल पे। क्यों किया? क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही थी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम हो रही थी लोगों की, तो उसे बचाने के लिए इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। अब आगे चलते हैं। वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आगे जाके मॉडिफाई हुआ और वो मॉडिफाई होकर बना रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का मेन वो क्या था ऑब्जेक्टिव, कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थ मेंटेन करेंगे। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ चाइल्ड केयर भी मेंटेन करनी है, तो ये प्रोग्राम मॉडिफाई हुआ और उसका नाम पड़ा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। चाइल्ड हेल्थ केयर भी इस प्रोग्राम में ऐड करा और ये आगे जाके बहुत बड़ा प्रोग्राम बना, जिससे हम कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। Improved program covering wider reproductive related areas are currently operation under the popular name of reproductive and child health care। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आगे जाके बड़ा बना और इसमें चाइल्ड हेल्थ केयर ऐड हुआ, और ये बहुत सारी चीज़ें हमें आगे बता रहा है कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। RCH, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। सारी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें हैं, ये उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये प्रोग्राम बहुत बड़ा किया गया। सारी दुनिया में प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस फैला रहा लोगों में कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाई जाए। उसके बाद प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग हब रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी एंड मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम।
प्रोवाइड फैसिलिटीज़ और सपोर्ट कर रहा है, फैसिलिटीज़ दे रहा है लोगों को ताकि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाई जाए। तो सबसे पहले इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया इन 1951 नेशनल लेवल पे। सबसे पहले इंडिया ने लॉन्च किया। क्यों किया? जनसंख्या इतनी बढ़ रही थी और उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करनी थी। उसका मेन गोल था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद वो प्रोग्राम को बड़ा किया गया, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ चाइल्ड हेल्थ केयर भी जोड़ा गया और वो प्रोग्राम बहुत बड़ा बना आगे चल के, और उस प्रोग्राम का नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये क्या कर रहा है? ये लोगों में अवेयरनेस फैला रहा है कि कैसे आदमी सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए। अवेयरनेस ये बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है कि कैसे एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाई जाए। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है उसमें अवेयरनेस फैला रहा, लोगों के बीच में जागरूकता, और प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा और सपोर्ट कर रहा ताकि हम एक बहुत अच्छी हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना सकें। तो अब ये क्या क्या कर रहा है ऐसा कि एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन सके? आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसने क्या क्या बताया कि एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना सके हम। तो आरसीएस प्रोग्राम ने अवेयरनेस फैलाई। कैसे फैलाई अवेयरनेस? विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया, विजुअल, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज थी, उन्होंने प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, इन सब के थ्रू ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनने के अवेयरनेस फैलाई। कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ गुजार सकें, कैसे बन सकें, कैसे हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मतलब जैसे रेडियो पे, टीवी पे, एंड प्रिंट मीडिया अखबार के द्वारा, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने इनके द्वारा अवेयरनेस फैलाई। और मेजर रोल इज ऑल्सो प्लेड बाय पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये वो फ्रेंड्स हैं, तो ये भी अवेयरनेस फैला रहे हैं। ये अपने बच्चों को, हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे प्यूबर्टी आई, एडोलेसेंस वाली एज आई, तो बच्चा नया नया जवान हुआ, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो और क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, तो माँ बाप को और ये टीचर्स को और क्लोज या फ्रेंड्स को ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए ताकि उन्हें हर चीज़ की मालूमात हो और पता रहे उन्हें। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज। तो सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल में सेक्स एजुकेशन लानी चाहिए कि हम बच्चों तक ये सारी बातें पहुंच सकें, कैसे वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी रह सकें और उनके अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में सब कुछ उन्हें पता चल सके बच्चों को। तो ये कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में बढ़ावा देना चाहिए, सेक्स एजुकेशंस को। और ये कह रहा है कि बच्चों को जो है उन्हें सब पता होना चाहिए। कौन बताएगा उन्हें? माँ बाप को, रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को या टीचर्स को, उन्हें सब बताना चाहिए। और ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया के द्वारा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टेकन वेरियस स्टेप्स। ये भी बहुत सारे वेरियस स्टेप्स ले रहे हैं। किसके द्वारा? टीवी के, रेडियोज़ के, अखबार के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दे के सब कुछ बता रहे हैं कि एक आदमी रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रह सकता है, उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। अब आइए आगे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो बच्चों को या स्टूडेंट्स को या आदमी को, पूरे एक आदमी को बतानी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि कैसे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, क्या क्या बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। एडोलेसेंट एंड रिलेटेड चेंजेस। जो बच्चा जब जवान हो रहा है, एडोलेसेंस मतलब जवानी की एज, कि वो प्यूबर्टी में आ गया, उसमें स्पर्म बनने लगे, फीमेल में ओवम बनने लगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगी, तब उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उन सब के बारे में बताना चाहिए। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। ये बताना चाहिए कि कैसे सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस कर सकें। जैसे वो क्या कहते हैं, बैरियर्स, कॉन्डम या और बहुत सारे तरीके के हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको, वो सब कुछ यूज़ करने चाहिए। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बताना चाहिए कि कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैलती हैं, कैसे हम इनसे बचें, कैसे सेफ सेक्स कर सकें। और एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एड्स भी है, कैसे एड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के द्वारा। तो जब बच्चा जवान हो जाए तो उसे बताना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उसे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, जो उसके जवानी, जब वो जवान हुआ उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कैसे सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस करें, कि कॉन्डम्स का यूज़ करें या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना चुनें, ताकि उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैलती हैं। और एड्स बहुत घातक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस कारण से। आगे चलते हैं। अब आरसीएच ने क्या स्ट्रेटजीज बनाई कि लोग इन सब चीज़ों से रुक सकें। तो स्ट्रेटजी, पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप शुड बी एजुकेटेड अबाउट। तो स्ट्रेटजीज थी जो आरसीएच की, उसमें उन्होंने बताया कि दो लोगों को उन्होंने ज़्यादातर खास तौर से बताया कि दो, ये तो फर्टाइल कपल,
जो कपल बच्चे पैदा कर सकें, और वो जिनकी शादी की उम्र है, जो बच्चे जवान हो गए, उन दो लोगों के लिए खास तौर से स्ट्रेटजीज बनाई गई। क्या? अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, के बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में कि प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकें। तो वो अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस जो हैं उन्हें वो बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में, उन्हें यूज़ करना चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट मदर की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट मदर को बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें कोई बीमारी हो जाए, सेक्सुअली डिजीज़ हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए कोई डिजीज़। तो एक प्रेग्नेंट मदर की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। उसके बाद केयर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, जब मदर बच्चा पैदा कर दे, जब प्रेगनेंसी के बाद जब मदर बच्चा पैदा कर दे उसे कहते हैं पोस्ट नेटल केयर, मतलब प्रेगनेंसी के बाद की केयर 6 महीने की। तो बच्चे की और मदर की बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के बाद भी केयर करने। उस दौरान उन्हें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन्फेक्टेड हो सकें। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, के बच्चे को जो माँ को दूध पिलाना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस बताओ कि भाई किस तरह वो बच्चे अगर माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसे क्या क्या उससे फ़ायदे हैं। बच्चे को एक माँ के दूध में से निकलता है एक पीले कलर का दूध कुछ दिनों के लिए, शुरुआत में उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चा हेल्दी बेबी बन सके और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह सके वो। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। मतलब कि बहुत से जगह ये होता है कि फीमेल हो रहे हैं बच्चे, लड़की हो रही है पैदा, तो लड़के के चक्कर में पूरी लड़कियों की लाइन लगा दी कि बहुत सारी, इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है। एक लड़के की चाहत है लेकिन हो रही लड़कियाँ 5 6 7 8 8 लड़कियाँ हो गई एक लड़के के चक्कर में। तो ये बता रहे हैं इसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जितना ज़रूरी मेल है इतनी ज़रूरी फीमेल है, इसके चक्कर में पॉपुलेशन को इंक्रीज ना करें। और सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, तो बच्चों को बताना चाहिए कैसे वो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स और जो गुड टच बैड टच चलाता है हमने सुना होगा, तो उन्हें सब कुछ बताना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सेक्स रिलेटेड सेक्स अब्यूज के कैसे लोग सेक्स अब्यूज करते हैं, लोगों का गलत इस्तेमाल हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो सब कुछ एजुकेट करना चाहिए बच्चों को। तो एक बार और दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। आरसीएस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, क्या आरसीएस प्रोग्राम क्या अवेयरनेस फैला रहा है? वो अवेयरनेस फैला रहा है किसके जरिए? ऑडियो विजुअल, मतलब टीवी, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया जैसे अखबार। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं वो प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, इन सब के द्वारा बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रही हैं सेक्स के बारे में, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रहा जा सके, हर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। और इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज, बढ़ावा देना चाहिए सेक्स एजुकेशन को, स्कूल्स में बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चों को हर चीज़, टीचर्स को हर चीज़ बच्चों को बता देनी चाहिए, कि हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, कैसे क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो अच्छी तरह पता होना चाहिए हर बच्चे को। इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल्स में। पहले बच्चों को सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा हर कोई इस चीज़ के बारे में बात करता हुआ कतराता था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने वो कर दिया कि हर स्कूल में बच्चों को ज़रूर पढ़ा रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जब वो हम प्यूबर्टी के एज में आते हैं वो किस तरह काम करते हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस होते हैं, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, वही बता रहा हूँ मैं, जो जब बच्चा प्यूबर्टी में जवान होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या उसके हार्मोनल इम्बेलेंस जो भी है, तो उस पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो गलत राह पर ना जा सकें। उसके बाद सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, बताना चाहिए कि कैसे सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस करें, कि कॉन्डम्स का यूज़ करें, बैरियर मेटल कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ करें। उसके बाद जब हम कॉन्डम्स का और इनका कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करेंगे तो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स, इन सब बीमारियों से भी बच सकेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजीज क्या बनाई आरसीएस ने, क्या स्ट्रेटजीज बनाई कि दो पीपल्स के लिए मेनली स्ट्रेटजी बनी। एक तो जो फर्टाइल कपल थे, जो शादीशुदा हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हैं जो, और दूसरे जिनकी एज हो गई है मैरिज की, शादी की एज हो गई है, जो जवान हो गए हैं, उनके लिए बताया स्ट्रेटेजी बनाई कि गलत तरीके पे ना चलो। अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन बाजार में अवेलेबल्स हैं, उनका यूज़ करो ताकि बहुत ज़्यादा जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई है ताकि हम रोक सकें उन्हें और एक आदमी को रिप्रोडक्टिव हेल्दी रह सके। तो उसके बाद केयर बताई कि प्रेग्नेंट मदर की बहुत ज़्यादा केयर करो, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी होने के चांस हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होने के चांस हैं। और पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, जब मदर बच्चा पैदा कर देती है उसके बाद भी मदर की और चाइल्ड की बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि उन दौरान उन 5-6 महीने में प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं।
और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चे के लिए, ताकि वो एक हेल्दी बेबी बन सके उसे पी के। तो ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में शुरू में एक येलो कलर का दूध निकलता है, मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रम कहते हैं उसे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी के हेल्थ के लिए। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड को, कि जो मेल है लड़के और लड़की को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं है कि लड़के के चक्कर में लड़कियों की लाइन लगा दी, इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा बुराई फैल रही है, जैसे सेक्स रिलेटेड अब्यूज, सेक्स अब्यूज़ हो रहा है, सेक्स क्राइम्स हो रहे हैं, तो बच्चों को उन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे क्या क्या हो रहा है, तो इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं इससे आगे क्या है, मैं आपको सारा बता रहा हूँ, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने अभी तक पढ़ा आरसीएच ने हमें क्या क्या बताया, अब हम देख रहे हैं कि आरसीएच ने सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किस किस चीज़ का किया। आरसीएच ने डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मतलब हॉस्पिटल्स बनवाए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बुलाए, उसमें डॉक्टर्स, नर्सिज, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए, और मटेरियल सपोर्ट किया। मटेरियल सपोर्ट मतलब उसमें दवाइयाँ डलवाई, बेड्स और मशीन। तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन आरसीएच ने किस किस चीज़ का किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई, अस्पताल बनवाए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज उसमें बुलाए, डॉक्टर्स बुलाए, नर्सिस बुलाई, एक्सपर्ट्स बुलाए, मटेरियल सपोर्ट उसमें प्रोवाइड किया, क्या दवाइयाँ, बेड्स, मशीन्स। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? जो जैसे प्रेग्नेंट मदर थी उसे बहुत दूर जाना पड़ता था, कहीं अस्पताल जाओ तो बहुत दूर जाना पड़ता था। अब और जैसे डिलीवरी होने वाली है मदर की, तो बच्चा पैदा होना था तो बहुत दूर अस्पताल में जाना, अस्पताल आसपास कहीं थे नहीं, तो वहीं से ही दाई हुआ करती थी, जैसे दाई वो बच्चे पैदा करवा दिया करती थी। तो अब जब ये चीज़ें नहीं थी तो लोगों को बहुत दिक्कत थी, बहुत सी बार मदर मर जाया करती थी, बहुत सी बार बच्चा मर जाया करता था। तो जब से ये सब चीज़ें आरसीएच ने प्रोवाइड करी तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई कि इन्हें प्रेगनेंसी में बहुत आसानी हो गई, डिलीवरी में और एसटीडीज़ में। कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई तो चले जाओ आसपास के किसी हॉस्पिटल में, अबॉर्शन करवाना हो, कोई दिक्कत हो गई, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई किसी लड़की में, या इनफर्टिलिटी की कोई भी दिक्कत है, तो जाके हम सही करवा सकते हैं अपने आसपास के किसी हॉस्पिटल में। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया आरसीएच ने। आरसीएच ने क्या किया, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आरसीएच ने सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किस किस चीज़ का किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बुलाया, उसके अंदर मटेरियल सपोर्ट, बहुत सारी दवाइयाँ, बेड्स और मशीन्स डलवाई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, किस लिए? प्रेगनेंसी में लोगों की बहुत मदद हुई, डिलीवरी में मदद हुई, एसटीडीज़ में किसी को बीमारी हो गई तो उसे जाके वो आसपास कोई अस्पताल होगा तो आराम से दिखा लेगा, अबॉर्शन में, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई किसी को, या इनफर्टिलिटी में। ये आरसीएच ने बहुत सारी चीज़ें लाया। उसके बाद हमें टाइम टू टाइम सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, बहुत सारी टेक्निक्स की बेटर स्ट्रेटेजी वो करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम हर चीज़ बेटर आने लगी। तो हमने और ज़्यादा बेटर टाइम वो करी आरसीएच में, और उसने डेवलप किया एक और चीज़, उसने डेवलप किया एमिनो सिंथेसिस। फ्रॉम टाइम टू टाइम implementation of better techniques are developed such as aminocentesis, और better टेक्निक डेवलप करी उसने, उसे हमने कहा aminocentesis। अब aminocentesis में क्या होता है? aminocentesis में बच्चे के बाहर एक फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड से हम क्रोमोसोम डिटेक्ट कर लेते हैं बच्चे के वो क्रोमोसोम्स में हम क्या पता लगाते हैं, उन क्रोमोसोम से हम पता लगाते हैं कोई से जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो amniocentesis a procedure performed during pregnancy to obtain amniotic fluid to test the chromosomal abnormalities and fetal infection। तो हम amniocentesis से पता लगा रहे हैं ऐसे कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या abnormality तो नहीं है, या इन्फेक्शन तो नहीं है कोई। दिस प्रोसीजर यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगाती है amniocentesis से? कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम पता लगा सकते हैं? वो है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्सेट्रा, और भी बहुत से हैं, एनसीईआरटी में इतने दिए हुए हैं। एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस, और उससे हम पता लगाते हैं कि वो फीटस जिंदा रह पाएगा, बचेगा या नहीं बचना है, उसे कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी है, वो आगे मदर के लिए खतरा है, बच्चे के लिए, तो उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। और अगर उसे ठीक कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी दिक्कत है, तो डॉक्टर ठीक करते हैं। लेकिन इस एमिनोसेंटेसिस का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। अब इसका गलत इस्तेमाल क्या हुआ? जब क्रोमोसोम्स के अंदर से हम डिटेक्ट कर रहे थे, पता लगा रहे थे, तो हमें ये पता लगता है कि एक्स से फीमेल बनता है, XY से मेल। तो क्रोमोसोम से हमें पता लगता है कि मेल बनेगा या फीमेल। जब XX से फीमेल बना, XY से मेल बना, तो इससे हमने पता लगाया कि बच्चा मेल है फीमेल। तो पहले क्या होता था, अगर देखते थे कि बच्ची लड़की पैदा हुई तो उसे अबॉर्शन करवा देते थे उसका, या मरवा देते थे। लड़कियों को ज़्यादा पहले लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब जो है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बैन लगा दी कि ये चीज़ पता नहीं लगना चाहिए कि ये लड़की पैदा हो रही है या लड़का। लोग ऐसे हैं, लोग पता लगवा रहे थे कि लड़की है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। इसका मतलब ये तो एक हत्या है कि अब लड़की हुई तो उसकी हत्या करवा दी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत था। तो
गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बैन लगा दिया कि डॉक्टर्स ये चीज़ नहीं बता सकते कि लड़का है या लड़की है, ये सिर्फ एमिनो सिंथेसिस सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ही इस्तेमाल होनी चाहिए। और उसके बाद एमिनो सिंथेसिस के बाद आया आरसीएस में एक वो डेवलप हुई, पिल्स डेवलप हुई जिसे हम कहा सहेली। अब ये जो सहेली थी ये कैसी पिल्स थी? ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, ये प्रेगनेंसी को रोकने वाली पिल्स थी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतनी फेमस क्यों हुई? ये फेमस इसलिए हुई, ये सहेली पिल्स थी, ये नॉन स्टेरॉइडल पिल्स थी, इसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं थे जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स जो होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन सहेली ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, इसलिए इसके बहुत कम साइड इफेक्ट हैं और ये बहुत मशहूर हुई। ये डेवलप कहाँ हुई? ये डेवलप हुई लखनऊ में, CDRI ने से डेवलप किया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया में ही है लखनऊ। तो क्या है सहेली? अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया। सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल पिल है। क्या है सहेली? नॉन स्टेरॉइडल पिल। तो आपने जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कोई, और मैं आपको NCERT की एक लाइन बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा। और ये पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 2 बार NCERT रीड करनी है और इसे देखना है। आपको NCERT की एक लाइन आपके दिमाग में छप जाएगी, बिल्कुल आप कुछ नहीं भूल सकते फिर। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से लेक्चर को देखा होगा। तो आगे जाके NCERT ज़रूर पढ़िए 1-2 बार। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।